हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे यस बैंक के बारे में कि भाई ये स्टॉक चलता क्यों नहीं है। अगर आपने इस साल में इसके शेयर प्राइस को मॉनिटर किया होगा तो ये ऑलमोस्ट 46% गिरा था लास्ट वीक तक। हालांकि आज इसमें 11 से 12% की बढ़ोतरी देखी जा रही है क्योंकि इकरा ने इनकी कुछ रेटिंग को अपग्रेड किया है। तो हम डिस्कस करेंगे कि भाई ये चल क्यों नहीं रहा है, और दूसरा हम डिश टीवी और यस बैंक के डिस्प्यूट के बारे में भी आज बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बैंक का ओवरव्यू लें तो एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है जो कि कॉर्पोरेट और इंस्टीट्यूशनल बैंकिंग में इन्वॉल्व है। इसके अलावा ये इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करते हैं, कॉर्पोरेट फाइनेंस, ब्रांच बैंकिंग और वेल्थ मैनेजमेंट। मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका 30,000 करोड़ है के आसपास है, क्योंकि अभी आज इसका शेयर प्राइस काफी बड़ा है तो मार्केट कैप भी इंक्रीज हुआ है। और ये एक मिड कैप कंपनी है। और अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो इसका सबसे ज्यादा शेयर होल्डिंग डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट्स के पास है 47%, 10% के आसपास फॉरेन इंस्टीट्यूट्स के पास, और बाकी का 42% के आसपास रिटेल शेयर होल्डर के पास है। फॉरेन इंस्टीट्यूट्स ने अपनी शेयर होल्डिंग को पीछे थोड़ा घटाया है, वहीं रिटेल ने इंक्रीज किया है, जो कि इन ए वे अच्छा साइन नहीं है कि स्ट्रॉन्ग प्लेयर से वीक प्लेयर के पास शेयर ट्रांसफर हो रहे हैं। और अगर हम इनके फाइनेंशियल्स देखें तो इसका रेवेन्यू पीछे लास्ट 2 क्वार्टर में कम हुआ है, और नेट प्रॉफिट इसका इनकंसिस्टेंट है। हालांकि पिछले साल से और पिछले क्वार्टर में काफी बड़ा प्रोविजंस थे तो उसकी वजह से काफी लॉसेस हुए थे, लेकिन अभी इन्होंने 200 करोड़ का 203 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है। इनके एनपीएज अगर देखें तो कॉन्टिन्यूसली 28 से 32,000 करोड़ की रेंज में रहते हैं, और नेट एनपीए भी 9,000 करोड़ लगातार बढ़ रहे हैं, 9,400 करोड़ के आसपास हैं। तो मेनली इनकी कमेंट्री देखी जाए तो इनका जो प्रॉफिट बढ़ने का रीजन है कि इनकी प्रोविजन और कंटिजेंसी रिड्यूस हुई है 41% से पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में, तो उस वजह से आप इनको थोड़ा प्रॉफिट में देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम यस बैंक और डिश टीवी के डिस्प्यूट के बारे में बात करेंगे। यस बैंक का लार्जेस्ट इंडिविजुअल शेयर होल्डर है डिश टीवी में, क्योंकि इसके डिश टीवी के ज्यादातर शेयर पब्लिक के पास हैं। उसमें से यस बैंक के पास लार्जेस्ट इंडिविजुअल शेयर्स हैं। तो उन्होंने चैलेंज किया है कि भाई इसके सीईओ और एमडी को हटाइए, और इसके अलावा इनके बोर्ड को भी चेंज कीजिए, क्योंकि ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं कर रहे हैं। और इसके अलावा उन्होंने ऑब्जेक्शन किया है जो डिश टीवी 1,000 करोड़ राइट इशू के थ्रू रेस कर रहा है, उसके ऊपर भी उन्होंने ऑब्जेक्ट किया है। उनका कहना है कि भाई डिश टीवी 2500 करोड़ की एबिटा कमा रहा है, तो उनको फर्दर राइट इशू लाने की जरूरत क्या है। और उनका ये मानना है यस बैंक का कि भाई ये राइट इशू लाएंगे, ये पीछे इन्होंने इतने लॉसेस किए हैं, शेयर होल्डर की वेल्थ खत्म हो गई है, तो कोई भी शेयर होल्डर उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा पब्लिक में। और उसके बाद प्रमोटर ही इसकी सारे राइट इशू को ले लेंगे और अपना स्टेक बढ़ा देंगे, जिससे कि यस बैंक और जो भी लार्जेस्ट शेयर होल्डर है उनकी शेयर होल्डिंग कम हो जाएगी। तो वो उनके ऊपर ब्लेम कर रहे हैं कि राइट इशू लाने का पर्पस मनी रेस करना नहीं है, अपनी शेयर होल्डिंग को बढ़ाना है। तो यस बैंक चाहता क्या है? यस बैंक चाहता है कि भाई एक नई मैनेजमेंट टीम आए जो कि वेल वर्स्ड हो, जो अपने काम को जानती हो, और वो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स को ला सके कंपनी में, क्योंकि बैंक की कोई एक्सपर्टीज नहीं है रनिंग द बिजनेस में। वो लार्जेस्ट शेयर होल्डर हैं, बट वो चाहते हैं कि एक नई मैनेजमेंट टीम आए और वो इसको मैनेज करे। और डिश टीवी का क्या कहना है? डिश टीवी कहता है कि भाई हम एग्री नहीं करते बैंक के क्लेम से, और वो चैलेंज करेंगे। और उन्होंने कहा है कि भाई बैंक अगर हमें बोल रहा है कि हम कॉर्पोरेट स्टैंडर्ड फॉलो नहीं कर रहे, तो फरवरी 2020 तक ये हमें लोन क्यों सैंक्शन कर रहा था। और उसके अलावा उन्होंने ये भी बोला है कि कोविड 19 आने के बाद भी डिश टीवी ने इतना अच्छा परफॉर्म किया है और अपने डेट्स को लगातार कम कर रहे हैं, और इन्होंने यस बैंक के तो सारे लोन भी पे कर दिए हैं। तो ये लगता है कि मामला अभी रहेगा, हालांकि इन्वेस्टर इसको काफी पॉजिटिव ले रहे हैं, और आपने देखा होगा कि डिश टीवी का शेयर लगातार भागे जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि यस बैंक का शेयर इतना करेक्ट हो रहा है, क्या लगता है कि ये वापस रिकवर करेगा। तो पहले पहले हम बैकग्राउंड जानेंगे। तो बैकग्राउंड ये है कि लास्ट ईयर मार्च में राणा कपूर जो इसके की को प्रमोटर थे और चीफ थे, उनको अरेस्ट किया गया क्योंकि उनके ऊपर फ्रॉड का आरोप लगाया गया। उसके बाद आरबीआई ने बैंक को अपने कंट्रोल में ले लिया और अल्टीमेटली एक नई मैनेजमेंट को
हैंड ओवर किया। और तब से ये देखा जा रहा है कि अगर आज का जो प्राइस बढ़ा है उसको छोड़ दिया जाए तो पिछले फ्राइडे तक या थर्सडे तक ये शेयर 46% गिरा था। और इस साल के अंदर, और इस सेम पीरियड में अगर हम बीएससी को देखें या मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स को देखें या इवन निफ्टी को देखें, सब ने अच्छी ग्रोथ दिखाई है। और इसके अलावा क्राइसिल ने इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड की रेटिंग को भी अपग्रेड किया था, लेकिन उसके बाद भी बैंक ने कुछ खास नहीं मूवमेंट दिखाई। हालांकि आज इकरा ने, आज के बढ़ने का जो कारण बताया जा रहा है वो ये है कि इकरा ने इनकी रेटिंग को स्टेबल रखा है, तो जिसकी वजह से आज इसमें पॉजिटिविटी देखी जा रही है। तो अब बात है कि भाई ये अंडर परफॉर्मर है क्यों, लगातार ये करेक्ट क्यों हो रहा है। तो उसके लिए एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि भाई इनमें जो प्रॉब्लम है वो काफी ज्यादा है, फंडामेंटल इश्यूज हैं। क्वार्टरली अर्निंग इनकी बिलो इंडस्ट्री एस्टिमेट्स हैं। नॉन परफॉर्मिंग असेट्स लगातार बढ़ रही हैं। कोविड की वजह से स्लिपेजेस बढ़े हैं। रिटर्न रेशो इनकी नेगेटिव है, अगर जैसे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखो या रिटर्न ऑन इक्विटी देखो, जो कि बहुत ही नेगेटिव है, जिससे कि लगातार सेलिंग प्रेशर बना हुआ है। और हालांकि बैंक ने पीछे आपने देखा होगा कि कुछ प्रॉफिट भी कमाया है, लेकिन फिर भी इन सब वजहों से सेलिंग प्रेशर बना हुआ है। इसके अलावा एडवांसेस इनके डिक्लाइन कर रहे हैं। असेट क्वालिटी काफी पुअर है। कोविड इनको काफी इम्पैक्ट किया। और अनलकीली इनका जो कॉरपोरेट सेगमेंट का पोर्टफोलियो है लोन्स का, वो रियल एस्टेट और हॉस्पिटैलिटी सेगमेंट को इन्होंने लोन दिए हुए हैं, और जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हुआ था कोविड से। तो चीजें अच्छी नहीं लग रही हैं। और अगर हम बात करें कि आगे क्या क्या हमें इस शेयर को खरीदना चाहिए, या लग रहा है कि ये काफी गिर चुका है और अब इम्प्रूव करेगा, तो जो आज की जो बढ़ोतरी देखी गई है वो तो इकरा ने जो इनकी रेटिंग को रीअफर्म किया है उसकी वजह से है। और उसका कारण ये है कि भाई डिपॉजिट इनके स्टडी ग्रोथ दिखा रहे हैं। इसके अलावा रिकंस्ट्रक्शन स्कीम या एनपीए के लिए ला रहे हैं, उससे इनकी लिक्विडिटी पोजीशन इंप्रूव होगी। तो इन सब वजहों से थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम है। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि भाई 20 रुपए का लेवल जो दिसंबर 2020 में था, वो आना बहुत ही मुश्किल है, जब तक कि ये फंडामेंटली अपनी लोन ग्रोथ को इम्प्रूव ना करें और फंडामेंटल इम्प्रूव हों बैंक के। इसके अलावा बैंक अभी भी बहुत ही रिस्की है, और एक्सपर्ट्स के हिसाब से कोई भी अपसाइड आती है तो उसको अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए एग्जिट करने का, और नया इसमें पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। लॉन्ग टर्म में हो सकता है कि ये ग्रोथ दिखाए, बट वो बहुत स्लो स्लो होगी, ऐसे ड्रास्टिक होने के चांसेस कम है। और शॉर्टर टर्म इज वेरी अनक्लियर। और अगर आप मेरी राय पूछना चाहें तो मैंने अपने पूरे पिछले वीडियो में पूरा डिटेल में कवर किया था कि अगर इसका प्राइस 32 रुपीज पहुंच जाता है तो इसका मतलब है कि ये जो 2018 में 400 रुपए का प्राइस था, क्योंकि तब नंबर ऑफ शेयर्स कम थे और अब आउटस्टैंडिंग शेयर्स ज्यादा हो चुके हैं, तो वो 32 रुपीज पहुंचते ही ये प्रीवियस जो इसका हाई था उसके बराबर पहुंच जाएगा इन ए वे। तो तब कोई बैंक में प्रॉब्लम नहीं थी, किसी को एनपीए का पता नहीं था, तो वो 32 आना मुझे तो बहुत मुश्किल लगता है। और अगर ये उससे ऊपर जाता है तो मतलब कि इट इज लाइक वर्किंग लाइक ए टॉप शॉट बैंक। तो 32 के लेवल मुझे बहुत मुश्किल लगता है। तो मेरे हिसाब से अगर ये 20-22 रुपए तक आए तो मैक्सिमम आपको इससे निकल जाना चाहिए अभी के लिए, जब तक कि इसमें फंडामेंटल इंप्रूव नहीं होते फ्यूचर में। और अगर अभी भी इससे पहले भी अगर आप इसमें अटके हुए हैं तो अगर आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट होता है रीजनेबल तो निकलना चाहिए, बट मैक्सिमम 20 से 25 रुपए के बीच में तो पक्का निकल जाना चाहिए आपको। और नई पोजीशन मैं अवॉइड करूंगा, अगर मैं इससे बचा हुआ हूं अभी तक तो 9 रुपए से 10 रुपए इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो उस पर ली जा सकती हैं। लेकिन अगर आप इसमें इन्वॉल्व नहीं है, इसके शेयर होल्डर नहीं है, तो अवॉइड कीजिए, कोई और बेटर बैंक को देखिए। लेकिन अगर आप इसमें ऑलरेडी फंसे हुए हैं हायर रेट्स पे, तो प्रोबेबली आप सोच सकते हैं कि 9 या 10 रुपए पे लेके उस पर थोड़ा सा प्रॉफिट का मौका देखा जाए। तो ये ओवरऑल मेरी ओपिनियन थी। अगेन डिस्क्लेमर ये है कि अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए और तभी कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन लीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।